कल वाले पोर्शन में जो अपन ने बात की थी उसमें अपन ने बात की थी किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, दोनों के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फॉर एनी पॉइंट पी जो कि उससे डी डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता था। अब आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन सबसे पहला डेरिवेशन जो है अपना वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर अ करंट कैरिंग रिंग। रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को। कहां पर? रिंग के एक्सिस पे। जो रिंग है वो करंट कैरिंग रिंग है, मतलब रिंग पे करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही होगी भाई, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट क्वेश्चन में दी हुई है। तो मुझे इसके कारण जो है वो निकालना है। इस करंट के कारण मुझे जो है वो कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि हमारा यहाँ पर है। पॉइंट पी एक्स जो है वो उसको मैं डी डिस्टेंस पर मान लेता हूँ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है इसको मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो अपना डेरिवेशन होगा उसमें अपन इसको डी की टर्म में ही करेंगे। एक्स की टर्म में भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रिंग है। बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ हमें ये चीज करनी है। बायोट सावर्ट लॉ अपन फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका हमें यहाँ पर उस लॉ को हमें यहाँ पर यूज करना है, बायोट सावर्ट लॉ को। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है। समझना ध्यान से, वही सेम काम करना है हमें जो हम पहले करते थे। बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं डीएल। तो मैं एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का। इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द करंट दी जाएगी। जो डीएल वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है, ये बात हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर आर वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा आर वेक्टर है। और ये जो है हमारा डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से होगा करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अपनी करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर जो है वो होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना है यहाँ पे एंगल? वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री किस लिए है? क्योंकि जो डीएल वेक्टर है वो आपका इस तरह से है और आर वेक्टर जो है वो इस तरह से है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब बात करते हैं, हमें सॉल्व करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरह? सबसे पहला काम डायरेक्शन का, फिर उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड पाम रूल। फर्स्ट क्लास में अपन बात कर चुके हैं राइट हैंड पाम रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पाम को, राइट हैंड को हम स्ट्रेच करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में हम हमारे पाम को स्ट्रेच करेंगे। तो डीएल वेक्टर हमारा किस तरफ है? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट हमारी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। कर्ल करेंगे आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर कहाँ है अपना? अंदर की तरफ, यानी कि इस साइड। तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगी, थंब जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीबी को। तो जो हमारा डीबी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी। इस छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। अब जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा डीबी बाई, और ये मेरा बन जाएगा डीबी एक्स। डीबी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीबी साइन थीटा। और इस डीबी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीबी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर, जो एंगल हमने माना है थीटा। ये रेडियस हमारी रिंग की जो रेडियस है वो हमारी आर है, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास वो स्मॉल आर दी हुई है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ अब चेक करते हैं डीबी वेक्टर में। अगर मान के चलता हूँ मैं एलिमेंट जो है वो यहाँ कहीं लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं एलिमेंट लेता हूँ डीएल वेक्टर का, समझने के लिए भाई हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण आया है।
मुझे पूरी रिंग के कारण चाहिए, मुझे पूरी रिंग के कारण चाहिए, कि एक छोटे से एलिमेंट के कारण आया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट लेकर देखता हूँ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसमें भी कंपोनेंट करेंगे, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाला, और एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा वाई वाला। ध्यान रखो, वाई वाला कंपोनेंट आपस में कट जाता है, वाई वाला जो कंपोनेंट है आपस में वो कट जाएगा। तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो डीबी साइन थीटा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई 4 पाई dl इंटू आर साइन थीटा, ये वाला एंगल dl r साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है। दिस इज अवर बायो सावर्ट लॉ, स्टेटमेंट होता है बायो सावर्ट लॉ का। जिसने नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है, तो ही ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे वाला प्रोसेस है। आज के पोर्शन में भी अपन डेरिवेशंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अपन करेंगे। फिर जब ये चैप्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड जब पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं इससे रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, क्लास में सॉल्व करेंगे अपन उन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, मुझे आई की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में करंट है, डीएल वेक्टर है, ये रही हमारे पास लेंथ, आर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमारे पास आर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस दी जाएगी और ये एक्स दिया जाएगा। दो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है, क्या क्या, या तो हमें आर क्वेश्चन में गिवन होगा, और एक्स यानी कि जो डिस्टेंस है जहां पर हमारा पॉइंट पी है ये हमें नोन होता है। तो आर की वैल्यू हमारे लिए अननोन है फिलहाल के लिए। साइन थीटा है और नीचे हमारा आर क्यूब है। अब सबसे पहले देखो, अपन इसके आगे इसके डेरिवेशन करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले अपन यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आर की वैल्यू अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूं कितनी आएगी, निकालो। आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर की तरफ। तो जो मेरा आर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो मेरा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू मुझे पता है क्वेश्चन में, दोनों वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पता है। डीएल वेक्टर हमारी जो होगी वो लेंथ होगी, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब चलो अपन आगे चलते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो डीबी वेक्टर जो अपना आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा देखो म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल। अच्छा, यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना, ये जो थीटा लिखा जाता है, ये थीटा होता है डीएल और आर के बीच में। ध्यान रखना, ये जो थीटा होता है ये होता है डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच, जो कि यहाँ पर है 90 डिग्री। पहले ही लिख दिया अपन ने यहाँ पर। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये डीएल इंटू आर हो जाएगा अपॉन आर क्यूब। तो ये कट जाएगा मेरा आर स्क्वायर टाइम। तो हमारा जो डी बी वेक्टर आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएल। ठीक है, दिस इज आर डीबी। अगर मैं बी नेट निकालूं, तो बी नेट जो मेरा आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी बी साइन थीटा का। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डीबी की जगह डीबी की वैल्यू पुट करेंगे, ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल से।
इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इनका एच हो जाएगा। तो P अपॉन एच जो होगा मेरा वो साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा जो आएगा मेरा, तो यहाँ पर जो मेरा बी नेट आएगा वो आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख देंगे। साइन थीटा मेरा कितना है, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dl। दिस इज अवर यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू रख दिया। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है सिंपल। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, देखो यहाँ पर म्यू नॉट आई आर 4 पाई, ये मेरा बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dl का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 पाई आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। फाइनल वैल्यू जो आएगी वो अपनी आ जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ पर जब आप इसको फाइनल वैल्यू रखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। तो 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो नीचे बचेगा ओनली 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर आर और आर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्सिस पर। कहाँ पर, एक्सिस पे। ध्यान, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। बी एक्स जो है वो हमारा कुछ इस तरफ आएगा, यानी कि अगर हमारा पॉइंट पी यहाँ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। अगर हमारा पॉइंट पी यहाँ पर होता है, मान के चलो, इस केस में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ ही होगा, बी एक्स। तो ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में होता है। चाहे आप रिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट इमेजिन करो या रिंग के राइट हैंड साइड पर पॉइंट को इमेजिन करो, कहीं भी पॉइंट को इमेजिन करो, दोनों केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ होगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमारे राइट हैंड को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि मैं इसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो मेरी जो फिंगर्स है वो कुछ इस तरह से कर्ल होगी, तो जो मेरा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप डायरेक्ट भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे? राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सेम वैसा ही जैसा हमने स्ट्रेट वायर के लिए यूज किया था। स्ट्रेट वायर में क्या था, थंब करंट को रिप्रेजेंट करता था, तो हमारी जो फिंगर्स है कर्ल्ड फिंगर्स वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर उससे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है। इधर भी साइड में भी वैसा ही होता है, दोनों साइड पे। जैसे हम रिंग से दूर जाते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम सेंटर पे आएंगे, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे, तो सेंटर वाले पॉइंट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। यहाँ पर बी जो है मैक्सिमम होता है। कितना होता है, एक्स की जगह 0 पुट कर दो। एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये मेरा बच जाएगा आर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हमारा सेंटर पे होता है, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाता है, मतलब इस वाले पॉइंट पर भी और इस वाले पॉइंट पर भी, दोनों पर वो वैल्यू बराबर आती है। a/2 पर ही हमारा इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां पर स्लोप मिनिमम होता है, यानी कि जब आप इसका dB/dt निकालोगे, जब वो 0 होता है उस केस में हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिलता है। खैर वो अपने बात की, अपने काम की बात नहीं है उसमें, बस हमें रिंग में ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। रिंग में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन था बायोट सावर्ट लॉ का। इसके पहले मैं फिर कह रहा हूँ, बायोट सावर्ट लॉ, ये वीडियो देखने से पहले या ये लेक्चर समझने से पहले इसके पहले वाला लेक्चर समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक बायोट सावर्ट लॉ लगाना नहीं आएगा
तब तक आगे के क्वेश्चन भी नहीं होंगे और आगे का लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद जरूर उस वीडियो को जरूर देख लेना, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्सिस पे, रिंग पे, कहीं भी ले लो आप, एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वहां पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक फुल रिंग दी हुई है, इसके सेंटर पे मुझे निकालना है, यहाँ पे ओ पॉइंट पे, सेंटर पे। तो इस सेंटर पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने अभी अभी वी वेक्टर जो निकला वो हमारा आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट करते ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये आएगा मेरा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ हाफ रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए भी अगर मैं निकालना चाहूँ, तो हाफ रिंग के लिए जिसकी रेडियस r है तो कितना हो जाएगा, फुल के लिए इतना है, हाफ के लिए इसका आधा कर दो। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आता है म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई आर्बिट्री कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, ये कोई आर्बिट्री कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, यानी कि ये ना तो 180 डिग्री है, मतलब ना ही ये कुछ वो है एलिमेंट दिया हुआ है, सिर्फ थीटा दिया हुआ है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा। ये हमारे पास एलिमेंट होता है यहाँ पे। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, फुल रिंग के लिए, फॉर्मूले से यूज किया, ये हाफ रिंग के लिए, और ये हमारे पास नॉर्मली उसके लिए होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको, अब ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है, आर्बिट्री में कोई भी थीटा दिया जाए, कोई भी वैल्यू दे दे वो थीटा की, कुछ भी ध्यान रहे, बस एक बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो थीटा लिखा जाता है ये हमेशा रेडियन में लिखा जाएगा। जैसे मान के चलो, अगर ये थीटा हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा जाएगा। तो इसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ। तो रिंग मुझे दी हुई है, मुझे कैसी भी रिंग दी हुई है, मैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ, कैसी भी रिंग दी हुई हो, चाहे फिर वो 30 डिग्री का एलिमेंट हो, 180 डिग्री का हो, या उससे ज्यादा हो, 270 पे दिया हुआ हो, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर इसका वो, जैसे मान के चलो ये जो थीटा है वो 270 कर देता है अगर ये थीटा जो है वो 270 दे देता है मुझे, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये करंट की रिंग है, ध्यान रखना, करंट हम इसमें कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्मल रूल से दे सकते हैं, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन। अब वो कोई भी एंगल दे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो 3π/4। जैसे मुझे इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए थीटा को लिख दूंगा मैं 3π/4। तो हमारा बी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट आई 4πr × 3π/4। पाई ने पाई को मार दिया, तो ये मेरा आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट I/r। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में। तो अगर कोई फॉर्मूला याद रखना है, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो एक्सिस का, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा हमें ये फॉर्मूला याद रखना है सेंटर के लिए। सेंटर के लिए अगर कोई फॉर्मूला याद रखना है तो ये रखो, इसमें थीटा को रेडियन में रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना। थीटा कुछ भी दिया जाए, कुछ भी 180 270 230 250 कुछ भी थीटा दिया हुआ हो, उसे रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा सेंटर पे। एक्सिस के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, और सेंटर के लिए ये वाला फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा सर 3π/2 आएगा। अच्छा, हाँ, तो इसको 3π/2 कर दो। चलो, तो यहाँ पर ये
8 आ जाएगा, ठीक है ना। yes। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिस्टम होता है हैम हेल्स कॉइल्स। नाम सुना होगा हैम हेल्स कॉइल। अब हैम हेल्स कॉइल क्या होती है, इसमें देखो ये एक अरेंजमेंट होता है टू कॉइल्स का। इसके अंदर टू कॉइल्स हमारे पास होती है, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2, जिनकी रेडियस हमें दी गई है मान लो आर। तो इसकी रेडियस भी हमारे पास आर होनी चाहिए। पहली बात तो दोनों सेम साइज की होनी चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो हैम होल्ड सिस्टम होता है उनमें क्या होता है, दो कॉइल्स ली जाती हैं जिनकी रेडियस सेम होती है, नंबर ऑफ टर्न्स भी इनमें सेम होते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है ये वाला, ये सिंगल टर्न्स के लिए है। अगर हमारे पास n टर्न दिए हुए हों, मैं यहाँ लिख देता हूं फॉर n टर्न्स, बी एक्स जो आएगा मेरा वो आ जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मुझे n टर्न्स दिए हुए हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उस केस में। तो उसमें ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हुए हो तो तो ये हमारी रेडियस आर होती है, साथ ही साथ इनके बीच का जो गैप होता है वो भी रेडियस के बराबर ही होता है। तो ध्यान रहे, इन दिस अरेंजमेंट टू कॉइल्स हैव इक्वल रेडियस सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस एज रेडियस, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल ही होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना। इसमें 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं हमें। पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये वाला, इस तरह से, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें हमें मिलते हैं, ठीक है। इस रीजन में, इसके बीच वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है कांस्टेंट रहता है। इस रीजन के दौरान हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इसके बाद कम होने लगता है, इधर जाओगे तो कम होने लगेगा। अब इसमें ध्यान रहे, इसका रीजन सिर्फ इतना सा होता है इसको यूज करने का, कि इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। इस सिस्टम को यूज करने का एक सिंपल सा रीजन है, इससे क्या होता है, हैम हेल्ड कॉइल्स को यूज करने से हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है। भाई नॉर्मली अगर हम मान के चलें कि अकेला बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना था मैक्सिमम, इसका इतना था मैक्सिमम, दोनों को मिलाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। साथ ही हमें एक रीजन मिलता है जिसके अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो जैसे कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेते थे, कैपेसिटर वाला सिस्टम, तो यहाँ से हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर किया जाता है, हैम हेल्स कॉइल वही एक सिस्टम होता है। ध्यान रहे, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए तो ही वो हैम हेल्स सिस्टम होगा, अदरवाइज हैम हेल्स सिस्टम नहीं होगा। अच्छा अगर हमसे पूछा जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास होता है 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 अंडर रूट डी। डी यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो डी है इनकी सेपरेशन डिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखना। और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, आई जो है करंट है, क्योंकि दोनों में सेम करंट है इसलिए कोई सी भी करंट ले लो, फर्स्ट कॉइल की ले लो या सेकंड की ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम करंट होनी चाहिए। अगर करंट अलग अलग होगी तो हैम हेल्स कॉइल्स नहीं होंगे, वो सिस्टम हैम हेल्स सिस्टम नहीं होगा। अगर उनमें रेडियस अलग अलग होगी तो भी हैम हेल्स सिस्टम नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होगा तो भी उसे हैम हेल्स कॉइल नहीं कहा जाएगा। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो होती है उनमें ये 3 बातें ध्यान रखनी होती है, क्या, इक्वल रेडियस, सेम करंट एंड इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस एज रेडियस। जितनी डिस्टेंस हमारी रेडियस की होती है उतनी डिस्टेंस पर ये सिचुएटेड होती है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसके ऊपर बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है ना। बाकी नॉर्मली हमें याद रखना चाहिए, याद रखना है कि जो रिंग वाला सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा हो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है,
अब इसमें यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी पर। ये एक मेरा सिस्टम है जिसमें करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं सबसे पहले तो नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, और इसको नाम दे देता हूँ 3। तो जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो लिखा जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहले इनके डायरेक्शन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं 1 के लिए। तो 1 में देखो करंट फ्लो हो रही है इस तरफ, करंट फ्लो हो रही है इस तरफ, तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इनवर्ड है, ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, रिंग के लिए बात करता हूँ। रिंग में करंट की डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें यहाँ पर जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, तो मैं यहाँ कह देता हूँ इसके कारण जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ऐसे इसमें देखो, इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा वो आउटवर्ड होगा। तो इसके कारण भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। ये तीनों चीजें समझ में आई? सबसे पहले तो मैंने कैसे इनवर्ड लिखा और कैसे आउटवर्ड लिखा, ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हेलो, आ गया सर। देखो अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास B1 कितना हो जाएगा। तो B1 के लिए देखो, ये वाली डिस्टेंस जो है ये रेडियस का काम करेगी, क्योंकि रेडियस ही तो है, यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, ये वायर इन्फिनिट तक जा रहा है, ध्यान रखना, दोनों वायर इन्फिनिट तक जा रहे हैं। तो इन्फिनिट तक जा रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पर B1 के लिए मैं बात करूं, फॉर B1 θ1 जो है मेरा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 जो है मेरा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। हाँ या ना बोलो। ये सर B1 और B3 तो कट ही जाएगा ना। हाँ काट दो, लेकिन पहले अपन वैल्यू तो सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू बराबर आएगी दोनों की, तो कट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन सॉल्व तो कर लेते हैं। यस। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब हम बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लगाएं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। जैसा कि अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू तो हो जाएगी 0, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, इसको मैं प्लस में ले लेता हूँ। सेम ऐसे ही मेरे पास B2 जो होगा, B2 हमारे पास एक हाफ रिंग है, तो इसका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। इसको भी मैं, यस सर। अब देखो जाहिर सी बात है, आउटवर्ड है तो इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ समझने के लिए। आउटवर्ड है तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों, है ना, ताकि मुझे बाद में ये पता लग जाए, प्लस माइनस से मुझे ये पता लग जाएगा कि डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ। सिमिलरली मेरा B3 जो होगा, B3 पे हमारे पास सेम आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बट ये आएगा नेगेटिव में। तो हमारा जो बी नेट निकल कर आया वो आ जाएगा, देखो म्यू नॉट आई 4 पाई आर प्लस, सॉरी, माइनस म्यू नॉट आई 4 आर माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई आर। इसने इसको मार दिया, तो हमारा जो बी नेट आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और डायरेक्शन जो होगी इसकी वो आउटवर्ड होगी। कैसी डायरेक्शन होगी इसकी? आउटवर्ड। आउटवर्ड। ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कल वाला कंसेप्ट भी यूज होगा,
जो अपन ने कल पढ़े थे। तो एक फॉर्मूला तो हमारा कल वाला फॉर्मूला जो था वायर के लिए, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, वो था हमारा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो कि हमारा कल वाला फॉर्मूला था। आज वाला जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नॉर्मल फॉर्मूला जो यूज करना है, उसी से हम रिंग के सेमी रिंग, हाफ रिंग जो भी बनाना होता है सब उसी से बन जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो अपन कल वाली क्लास में सीख के आए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इसका आंसर कितना आता है देखें। इसका आंसर निकालो और मुझे आंसर बताओ कितना आता है। सेम वही कंसेप्ट है, सब कुछ वही है। इनर वाला जो लूप है उसकी रेडियस हमें ए दी गई है, और जो बाहर वाला लूप है उसकी रेडियस हमें बी दी गई है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है, दोनों में करंट सेम पास हो रही है। और यहाँ से करंट जो है हमारी वो कुछ इस तरह से पास हो रही है, और यहाँ पे करंट जो है कुछ इस तरह से पास हो रही है। निकालो इसमें, इसको सॉल्व करो, इसमें निकालो कितना आंसर आता है इसका, जल्दी से कर दो इसको। अच्छा, मीटिंग वापस ज्वाइन करनी है अभी, है ना? यस सर। चलो देखो, हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर ट्राई करना। जैसे देखो, ये वायर जो है स्ट्रेट वायर, ये पी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो बचा रिंग के कारण। अब देखो रिंग में दो पोर्शन है, दोनों में करंट अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा। तो मुझे पता चल गया कि मान के चलता हूँ, अगर इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 है, जो क्या लिखा जाएगा देखो, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, हाफ रिंग है तो इसको लिखा जाएगा 4B। डायरेक्शन कैसी कैसी हो जाएगी इसकी, जाहिर सी बात है अंदर की तरफ, तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्रॉस दिखा देता हूँ, यानी इनवर्ट। तो इनवर्ट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ समझने के लिए, और इसके कारण जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी B2, जो कि हमारे पास हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4A। डायरेक्शन हो जाएगी डॉट यानी कि आउटवर्ड। ठीक है, ये सर तो बी। कैसे, बड़े वाले की और रेडियस जो तो B है ना, छोटे वाले की A है। बड़े वाले की रेडियस बी है तो सर इनवर्ड आएगा। सही है सर, इनवर्ड सही ही तो है। है। तो हम इसको प्लस ले लेते हैं, सही। इसको माइनस ले लेते हैं, तो हमारा जो बी नेट आएगा, बी नेट जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा देखो। अब जाहिर सी बात है दोनों में से कौन बड़ा है, बी बड़ा है, यानी कि जो बाहर वाली वैल्यू। अब देखो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, B1 माइनस B2, क्योंकि इसको प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, या मेरा आ जाएगा 1/B माइनस 1/A। दिस इज आवर आंसर। डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी वाली है, तो हमारे पास ए छोटा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो डॉट की फॉर्म में आएगा। अरे भी ये वाली वैल्यू बड़ी है ना हमारे पास, है कि नहीं? रिजल्टेंट आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? इतना ही टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हम नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें इतना ही टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये सर चीजें मेरा जो हो गया था सर। ये चीजें देखकर हो जानी चाहिए, अपन को इतना टाइम इसमें लगना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
एंगल आपको, ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये वाला एंगल आपको 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में। करंट आई फ्लो हो रही है, निकालो इसको, सॉल्व करो, कितना आंसर आता है। हो गया। यस सर, 1 मिनट रुक जाओ सर। ये सर इसका 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई भी आ रहा है। चेक करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं इसको, इसको 1, ये रिंग को मैं 2 नाम दे देता हूँ और इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। तो 1 जो है ये तो P से पास हो रहा है, तो इसके कारण जो B1 है वो तो 0 हो जाएगा। चलो B2 की बात करता हूँ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मेरा B2, वो आएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास ये रहा, तो ये में पहुंच जाएगा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2 सॉरी। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास B2 आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, करंट हमारी कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, तो डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, तो मैं यहाँ लिख देता यस हूँ सर। इनवर्ड। चल आगे चलते हैं थर्ड पे। 3 पे देखो तो ये हमारा D हो जाएगा, यानी कि R। अच्छा यहाँ पर रेडियस हमें B दी हुई है, तो आंसर B की टर्म में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो मैं इसको R ले लेता हूँ। ये वायर हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वायर भी हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो एक एंगल तो यहाँ पर इस वाले के लिए हमारे पास जो थीटा 1 होगा वो तो हो जाएगा 90, थीटा 2 होगा वो हो जाएगा 0। तो अभी अभी अपन इसके लिए वैल्यू निकाल कर आए हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर ये होता है। तो जो B3 है हमारे पास वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4 आर। पाई। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो इसके अंदर भी डायरेक्शन जो होगी इनवर्ड। इनवर्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बी नेट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बी नेट मेरा यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा 3/8 प्लस 1/4 पाई। ठीक है, आप चाहो तो 4 को भी बाहर ले सकते हो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर यहाँ पर बच जाएगा मेरे 3/2 प्लस 1/पाई। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। 2 पाई मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा बन जाएगा 3 पाई प्लस 2। तो फाइनली जो आंसर बनेगा आपका वो ये बन रहा है, डायरेक्शन जो होगी इसकी वो इनवर्ड होगी। अब आप पाई की वैल्यू और आई वगैरह सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करके एक अच्छा सा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, डायरेक्शन जो आएगी वो इनवर्ड आ रही है। कैसी डायरेक्शन आ रही है? इनवर्ड। इनवर्ड। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको सॉल्व करो। कितना आ रहा है? इसमें भी सब कुछ वही है, सेम वही चीज है, सब कुछ वही है। बताओ इसमें कितना आंसर आएगा? हो गया? हो गया सर। चलो कितना देखो चेक कर लेते हैं। इसके कारण ये सेमी इन्फिनिट वायरस का आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, B2 हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, सॉरी 4 आर क्या, 3/8। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरी इनवर्ट। ठीक है, और B3 मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर। डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड। अब चाहो तो आप आउटवर्ड को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, इनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो। तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरा बन जाएगा 3/2 माइनस 1/पाई माइनस 1/पाई। मेरा आंसर तो ये बन रहा है। अब इसमें डायरेक्शन देख लो, जो भी वैल्यू आई, नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है, सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा। अगर नेगेटिव आ यस रही सर। है तो समझ जाना आउटवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाएंगे कि इनवर्ड डायरेक्शन है। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू बताएगी फाइनली कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हम इसमें, ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर 3/2 माइनस 2/पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर बनेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोलेनोइड का डेरिवेशन अपन एम्पियर सर्किटल लॉ से भी करेंगे, और सोलेनोइड का डेरिवेशन जो है वो अपन इससे भी करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ से भी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं बायो सावर्ट लॉ से कर रहा हूँ। एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे? एक्सिस पे। और हमारे सोलेनोइड जो है वो भी फाइनाइट सोलेनोइड। ध्यान दें, सोलेनोइड जो है वो कैसी है? फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब सोलेनोइड रियलिटी में ऐसी दिखती है, इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो मान के चलते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास वो कैपिटल N है। इसकी जो लेंथ है वो हम L मान लेते हैं, सोलेनोइड की फाइनाइट लेंथ है तो हम ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा N/L। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ लेंथ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ होता है। अब मान के चलो हमारे पास ये सोलेनोइड है, इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाए, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ध्यान रहे।
अब यहाँ पर करंट का मतलब होता है यहाँ से करंट जो है वो बाहर आ रही है, आउटवर्ड है, और यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। इसका मतलब हम समझ जाते हैं इन, और ये है हमारा आउट, मतलब करंट यहाँ से बाहर निकल रही है, उधर से अंदर जा रही है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमें मान के चलो ये हमारा एक्सिस होता है, एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस जहां से हमारा एक्सिस पास हो रहा है। तो हमें इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बताना है, किसी भी पॉइंट पी पर, किसी भी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू सोलेनोइड एट एक्सिस। अब हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना है, सॉरी बायो सावर्ट लॉ लगाना है। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि भैया पहले तो एक एलिमेंट लो, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये मेरा एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, इसकी लेंथ मैंने मान ली dx, एक छोटा सा मैंने dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया dx। अब इसमें जो छोटे से लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे dn, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे n dx, क्योंकि इसके पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, तो dx लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे स्मॉल n dx। अब देखा जाए तो ये एक रिंग है, इसमें कितने टर्न है dn टर्न है या नहीं है। इससे किसी x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाँ या ना बोलो। यस सर। भाई हम ऐसा कह सकते हैं ना कि x डिस्टेंस पर एक रिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं dn है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है P पॉइंट पे। तो हमें पता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, जो डी बी होगा मेरा वो हो जाएगा देखो म्यू नॉट आई डी एन, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन यही होता है। अभी अभी निकाल कर आया, पर रिंग के कारण किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ से, ये सर 2 होता है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये नीचे 4 2 r² प्लस अच्छा ठीक है, x ये स्क्वायर हमारे पावर पास, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर जो मेरा डी बी निकल कर आएगा वो आ जाएगा देखो मेरा म्यू नॉट आई एन डी एक्स आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, ओनली डी एक्स वेरिएबल है कि नहीं। यहाँ पर यस सर। वेरिएबल कौन है, डी एक्स है, और इसके अलावा और कोई वेरिएबल है क्या अपना यहाँ पर, नहीं, सिर्फ डी एक्स ही वेरिएबल है। अब मुझे इस डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, भाई इंटीग्रेशन तो डी एक्स का ही हो सकता है ना, और बाकी का भाई देखो म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा कांस्टेंट है, एन हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा कांस्टेंट है, और ये एक्स भी हमारा कांस्टेंट है कि नहीं। यस सर। ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन तो डीएक्स का हो सकता है, बट डीएक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डीएक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी, जबकि मुझे यहाँ पर लिमिट चाहिए किसकी, थीटा की। थीटा की लिमिट इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे सोलेनोइड स्टार्ट यहाँ, मतलब हमारी जो सोलेनोइड है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, तो हम लिमिट कुछ इस तरह से लगाते हैं θ1 से θ2। तो हम मान के चलते हैं कि थीटा पर जाकर हमने कोई एलिमेंट लिया था यहाँ से डी थीटा का, हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमने डी थीटा का थीटा पे जाके एलिमेंट लिया था, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह से, मैं इधर बना देता हूँ। तो हमारा कुछ ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। अब मुझे यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो ये और ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास ये आर हो जाएगी, ठीक है। आर का मतलब ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगा √r² प्लस x², होगी कि नहीं होगी। यस सर। अब यहाँ पर देखो tan थीटा अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आप tan थीटा निकालोगे
तो टेन थीटा मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर आर बाई एक्स, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा मेरा आर बाई टेन थीटा, यानी कि एक्स मेरा आ जाएगा आर कोट थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर मेरे को x मिल गया तो मैं यहाँ से dx निकाल सकता हूँ, तो dx मेरा आ जाएगा r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर हो गया? अब यहाँ से मुझे ये dx की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने वही चीज सॉल्व की रखी है यहाँ पर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने लिखा था ये सारी चीज यही सारी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमारा dx की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। तो dx मुझे यहाँ पर कितना मिल गया? ये रहा मेरे पास dx। अब इस dx को मैं यहाँ dx की जगह पुट कर दूंगा तो बायोट सावर्ट लॉ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू। अब ध्यान सुनना, dx की जगह मैंने dx की वैल्यू रख दी, dx की जगह मैंने dx की वैल्यू रख दी, और ये नीचे जो आएगा मेरा, जाहिर सी बात है जब मैं बायो सावर्ट लॉ लगा रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस मैंने r ली है, तो जो नीचे आएगा वो भी हमारा r ही आएगा। r का मतलब ये वाली लेंथ जो होती है वो आएगी नीचे की तरफ। तो ये जो r, ये हमने जो वैल्यू ली है ये हमने रिंग के लिए ली है। हालांकि हम जब जब अपन बायो सावर्ट लॉ लगा रहे हैं थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये वाली जो लेंथ है वो नीचे r आएगी, यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हमारा आर क्यूब करेंगे तो ये हमारा आर हो जाएगा साइन फाई से अपन ने इसको निकाला, मतलब जो साइन थीटा से हमने इसको निकाला है। ये थीटा है, यहाँ पे फाई नहीं है, ये थीटा है, समझने के लिए मैंने इसको ऐसे लगाया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बनेगी, अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर और ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा से हमारा कॉसेक थीटा कट जाएगा, कॉसेक थीटा बचेगा नीचे ओनली। 1 अपॉन कॉसेक थीटा मतलब हमारा बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो b हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, साइन फाई डी फाई, ये मेरा थीटा 1 से थीटा 2। ध्यान रहे दोनों सेम डायरेक्शन में लिए गए हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं, थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2। तो जो लिमिट हमारे पास यहाँ पर आएगी वो हमारे पास ये हो जाएगी म्यू नॉट आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ आएगा, तो ये थीटा 2 आएगा और ये थीटा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है सोलेनोइड के लिए एक्सिस पर। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट डेरिवेशन आता है तो अच्छी बात है, अगर अपन को समझ में आता है डेरिवेशन तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि समझ में आना भी चाहिए। अब देखो इसके थ्रू मैं बहुत सारे डेरिवेशन कर सकता हूँ, जैसे मैंने वहां पर फाइनाइट लेंथ की रिंग के लिए, मतलब फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसी से मैंने इनफाइनाइट लेंथ को सॉल्व किया था, उसी से मैंने हाफ को सॉल्व किया था, फुल को सॉल्व किया था, सारी चीजें मैंने की थी। वैसे इस फॉर्मूले से मैं हर चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे, मान के चलो ये सर थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा ना? क्यों भाई? यहाँ पे देखो थीटा 2 आएगा ना माइनस, ये थीटा 2 आएगा माइनस थीटा 1 आएगा, सही तो लिखा? ये सर माइनस, ये सर माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर। ये माइनस भी है ना आगे क्वेश्चन, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसको, ठीक है। और कोई अपने साइन वगैरह में और तो कोई गड़बड़ हुई नहीं ना? चेक कर लो एक बार, साइन वगैरह में नो और कोई सर। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक मिस्टेक अपन की है अपन ने, वो देखो क्या किया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो होता है कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो एक माइनस यहाँ पहले से चल रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा, समझ गए?
क्योंकि जब आप cot थीटा का अवकलन करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आता है ना, तो एक माइनस आगे पहले से चलेगा, समझ गए? यस सर। तो वो ओके। चीज अपन भूल रहे थे, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सोलेनोइड के लिए होता है एक्सिस पर म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा। अब ध्यान समझना, मान के चलो कि ये मेरे पास एक सोलेनोइड है। अब मान लेते हैं कि ये सोलेनोइड जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। कैसी है? इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, रेडियस आर है। सपोज मान के चलो इसके अंदर मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। तो यहाँ पर देखो, इस केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू तो हमारे पास जो होगी, मतलब जाहिर सी बात दोनों वैल्यू जो हमारे पास, एक वैल्यू तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे मान के चलो मैं किसी भी एक एंड की बात करता हूँ या सेंटर की बात कर लेता हूँ, कहीं भी ले लो आप। तो इस केस में हमारे पास जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्मली, तो ये वाली जो वैल्यू जाएगी ये भी हमारे पास कहाँ तक जाएगी? 90 तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी भाई? डी तो हमारा इस तरह से होगा ना, यस। और जो दूसरी वैल्यू जाएगी वो भी 90 तक जाएगी। सॉरी 90 क्या, सॉरी 0 जाएगी। इस बार हमारा टी जो है वो कुछ इस तरह से होगा, तो ये 0 होगी वैल्यू, 90 नहीं होगी, ध्यान रखना यहाँ पर ये वैल्यू 0 होगी। तो उस केस में ध्यान रखना, जब हम इस तरह से करते हैं तो उस केस में एक वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, एक वैल्यू हमारी, क्योंकि जाहिर सी बात है, ध्यान रखना एंगल जो लिए जाते हैं वो एक ही डायरेक्शन में लिए जाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 डिग्री है तो जो दूसरा एंगल मेजर होगा वो भी यहीं से मेजर होगा, तो ये एंगल हमारा 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि दोनों, ध्यान रखना है इसमें सोलेनोइड में दोनों एंगल एक ही तरफ से मेजर होते हैं, तो एक एंगल हमारा 0 हो जाएगा, तो एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई ये फाइनाइट सोलेनोइड के लिए होता है। अब मान के चलो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए, कहीं भी ले लो आप, पूरे सोलेनोइड के दौरान बीच में मैग्नेटिक फील्ड यही रहता है, म्यू नॉट एन आई। चलो फाइनाइट लेंथ के लिए बात करता हूँ। मान के चलो कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है। एक डेरिवेशन इसमें आता है सोलेनोइड में। मान के चलो कि हमारे पास फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, इसमें इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे, फाइनाइट लेंथ का है। तो जाहिर सी बात है इस केस में हमारे पास देखो एक एंगल तो जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बने। अब देखो मान के चलते हैं हम इसको कॉर्नर पे निकाल रहे हैं हम, तो ये वाली एलई जो है हमारे पास काफी लंबी सोलेनोइड है, रियलिटी में सोलेनोइड काफी लंबी होगी है। तो उस केस में अगर मैं कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे, तो कितना हो जाएगा? देखो एक वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये वैल्यू जो है अपन यहाँ से ले रहे हैं, तो एक वैल्यू जो है मेरी वो 0 हो जाएगी, और एक वैल्यू जो है मेरी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखो इस केस में हमारे जो डी है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब जो अपर एंड है हमारा वो ये बनेगा। तो एक वैल्यू मेरे पास 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90। और एक वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? इधर से ही मेजर कर रहे हैं अपन, यहीं से इस वाली लेंथ से मेजर कर रहे हैं अपन, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। होगी कि नहीं होगी? जब हम फाइनाइट सोलेनोइड के लिए बात करते हैं किसी कॉर्नर पे, कॉर्नर की बात करता हूँ मैं, तो कॉर्नर पे थीटा वन जो है हमारा 90 बन जाएगा, थीटा टू जो हमारा वो है क्या बन जाएगा मेरा? 180। तो इस केस में बी मेरा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मेरा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। ध्यान रखना सोलेनोइड के केस में कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, और इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारा? म्यू नॉट एन आई होता है। इनसाइड द सोलेनोइड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। और कॉर्नर पर कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई टू, यानी कि हाफ हो जाता है कॉर्नर पर। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप सोलेनोइड से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है। तो सोलेनोइड में ये एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, जो हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है सोलेनोइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सोलेनोइड थे। इसके अलावा हमारे पास टोरॉइड भी आती है, लेकिन वो अपन करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉस।
तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है अपन वो अभी कितना टाइम हो गया